हे गाइस, मैं आपकी फ्रेंड इश्का आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 10 लेकर के। तो आई होप कि आप सभी इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर आप इसे दिल से एंजॉय कर रहे हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दिया करिए, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आपके कमेंट्स ही हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर इससे पहले थोड़ा सा प्रीवियस पार्ट के बारे में जान लेते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि निया एंड कनिष्का एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाती हैं, और फिर कुछ नहीं होता कनिष्का वहाँ से चली जाती है। पर मिस्टर कपूर ने पता नहीं क्या सोचा, और उन्होंने कनिष्का को निया का पर्सनल असिस्टेंट हायर कर दिया, और फाइनली उनकी लाख कोशिशों के बीच कनिष्का इस बात के लिए राज़ी हो जाती है। और अब आगे स्टडी रूम से कनिष्का के जाने के बाद भी दादाजी अभी भी वहीं बैठे थे, और वो अपने मन ही मन में सोचते हुए कह रहे थे, हालांकि मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि ये लड़की एक मामूली सी केयर टेकर है, पर जब भी मैं इसके शांत और मैच्योर बिहेवियर को देखता हूँ तो मैं अपने आप को इसे पसंद करने से रोक नहीं पाता। आखिर ये लड़की इतनी छोटी सी एज में इतनी समझदार और पेशेंट कैसे हो सकती है। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि मैंने अपने असिस्टेंट से कहकर इसकी सारी डिटेल्स काफ़ी समय पहले ही निकलवा ली थी, पर फिर भी जब मैं इसको अपने सामने देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मुझे कुछ तो कमी है, कुछ तो ऐसा है जो मैं मिस कर रहा हूँ। ख़ास तौर पर कल रात के मैटर को इसने जितनी अच्छी तरीके से और पेशेंट के साथ हल किया वो काफ़ी काबिले तारीफ़ था। अगर मैं कपूर फैमिली में तीनों बच्चों की बराबरी इससे करूं तो शायद मैं सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। कनिष्का के वहाँ से जाने के बाद भी दादाजी कुछ देर तक स्टडी रूम में ही बैठे रहे, और उन्हें देख कर के ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। पर इस बार उनकी सोच की वजह निया नहीं बल्कि कनिष्का थी, और उन्होंने मन ही मन में कहा, हालांकि मैं ये जानता हूँ कि ये लड़की एक मामूली सी केयर टेकर है, पर फिर भी न जाने क्यों मैं जब भी इस लड़की को इतने शांत और मैच्योर तरीके से बिहेव करते हुए देखता हूँ तो मैं अपने आप को इसे पसंद करने से रोक नहीं पाता। आखिर कोई इंसान अपने इस छोटी सी एज में इतना समझदार और बैलेंस्ड कैसे हो सकता है। और अगर मैं कल रात के मैटर के बारे में बात करूं तो मुझे एक बात समझ नहीं आती कि इतनी कम एज और यंग एज के बच्चे जहां एक छोटी छोटी बात को लेकर भी इतना तमाशा खड़ा कर देते हैं, उस एज में इस लड़की ने इतने बड़े मैटर को इतना इजीली हैंडल कर लिया, वो काफ़ी काबिले तारीफ़ था। मैं ये मानता हूँ कि जब ये लड़की इस घर में पहली बार आई थी मैंने तभी इसकी सारी डिटेल निकलवा ली थी और ख़ुद पर्सनली चेक भी किया था, पर न जाने क्यों मुझे ऐसा अब भी लगता है कि कुछ तो है जो अभी भी मेरी नज़रों से छूट रहा है। पर इसके बावजूद भी मैं इस लड़की पे खुद को भरोसा करने से रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि इस लड़की की हैसियत हमसे काफ़ी छोटी है, पर फिर भी इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं हमेशा से ही अपनी पोती के अंदर देखना चाहता था, पर अफसोस कि उनमें से एक भी क्वालिटी मैं उसके अंदर आज तक देख नहीं पाया। कुछ देर तक ऐसे ही अपने ही ख्यालों में खोए रहने के बाद कपूर साहब फाइनली अपने होश में आए, और उन्होंने बिना किसी देरी किए अपने असिस्टेंट को अपने पास बुलाया और उसे ऑर्डर देते हुए एक फ़ाइल थमा दी। कनिष्का के वहाँ से जाने के बाद से ही कपूर साहब के असिस्टेंट ने अपने दिमाग में तरह तरह की चीज़ें सोचनी शुरू कर दी थी, और वो अपने दिमाग के घोड़े को तेज़ी से दौड़ा रहा था।
और यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर मिस्टर कपूर इस लड़की से यहाँ क्या बातें कर रहे थे। और जब फाइनली उसने अपने हाथ में वो फाइल देखी तो वो वहीं खड़े होकर के उसे पढ़ने लगा। और जैसे ही उसने उसमें ब्लैंक चेक को देखा तो वो हैरान रह गया और उसे समझ नहीं आया कि आखिर इस चेक का क्या मतलब है। और उसने हैरान लगते हुए कपूर साहब से पूछा, सर मुझे इसका क्या करना है? कपूर साहब ने रिलैक्स होते हुए कहा, तुम्हें इस एड्रेस पे जा कर के उनके सारे हिसाब क्लियर करने हैं, पर इस बात का ध्यान रखना कि ये काम उनकी बेटी ने किया है और तुम खुद भी भूल जाना कि आखिर ये पैसे किसने दिए हैं। ये सुनकर के उनका असिस्टेंट वहाँ से चुपचाप चला गया। हालांकि वो कपूर साहब से काफ़ी कुछ पूछना चाहता था, पर उनके गंभीर चेहरे को देखकर उसने कुछ और पूछने की हिम्मत नहीं की। करीब शाम के 5 बजे विधि ने रिया के फ्लैट का डोरबेल बजाया और उसके आने का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर के बाद दरवाज़ा अंदर से खुला और जब रिया ने देखा कि उसके सामने कौन था तो वो काफ़ी खुश लगने लगी। उसने मुस्कुराते हुए विधि को अंदर बुलाया और वो दोनों बातें करते हुए रिया के बेडरूम में आ गई। विधि जैसे ही रिया के बेड पे बैठने ही वाली थी कि उसकी नज़र वहाँ पे रखे लैपटॉप पर पड़ी। उस पर एक फाइल फ़ोटो ओपन थी और उसे देख कर के विधि उदास लगने लगी। उसने अपनी उदासी भरी नज़रों से रिया की तरफ देखा और रिया ने जैसे ही नोटिस किया तो उसने झट से लैपटॉप बंद कर दिया। उस पर रिया और कनिष्का की पिक्चर्स थी जो काफ़ी पहले की थी। विधि ने जैसे ही लैपटॉप को देख करके अपनी नज़रें रिया की तरफ घुमाई तो रिया अपनी नज़रें चुराने लगी और उसे देख करके वो समझ गई कि रिया कनिष्का को मिस कर रही थी और उसके आने के कुछ देर पहले तक वो उनकी फ़ोटोज़ ही देख रही थी। ये देख करके विधि के दिल में एक हल्का सा दर्द उठने लगा और उसने रिया की तरफ देखते हुए ये कंफर्म करने की कोशिश की कि वो ठीक है या नहीं। रिया ने जैसे ही विधि का मतलब समझा तो उसने टॉपिक को चेंज करते हुए कहा, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। तुम्हें मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देख कर के विधि ने कहा, रिया तुम्हें अपनी फीलिंग्स को मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी बातें खुल कर के मुझसे कह सकती हो। रिया ने जैसे ही विधि की बात सुनी तो उसने अपनी नाकाम कोशिशें करना बंद कर दिया और अगले ही पल उसके चेहरे पर एक उदासी छा गई। उसने फाइनली अपने दिल की बात रखते हुए कहा, ये सच है कि मैंने कनिष्का से करीब 1 महीने से बात नहीं की और न ही उसकी कॉल को कभी आंसर किया, पर न जाने क्यों कल से मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी मुसीबत में है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं जब भी सोचती हूँ कि उसे एक बार कॉल करूँ तो मेरी हिम्मत मेरा साथ नहीं देती और मैं अपने आप को फिर से पीछे कर लेती हूँ। विधि तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, वो ठीक तो होगी ना? ये सुन कर के विधि का दिल दुखने लगा और वो मन ही मन कहने लगी, अगर मैं अब तक ही अपनी पूरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस इकट्ठा करके इन दोनों की दोस्ती की गहराई को शब्दों में बयां करने की कोशिश करूं तो शायद मैं ऐसा करने में नाकाम हो जाऊं। इसमें कोई शक नहीं कि इन दोनों को एक दूसरे की कितनी फ़िक्र है और शायद यही रीज़न है कि रिया को कनिष्का की परेशानी का एहसास है। हालांकि मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि कनिष्का इस समय काफ़ी परेशान है, पर मैं चाहकर भी ये बात रिया से बता नहीं सकती क्योंकि मुझे पता है अगर ये बात रिया को पता चल गई तो वो कपूर हाउस में जाकर के तूफ़ान मचा देगी। फिर इस पॉइंट पे वो भूल जाएगी कि आखिर कपूर फैमिली की क्या हैसियत है और मैं नहीं चाहती कि रिया किसी मुसीबत में पड़े।
फिर अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आते हुए विधि ने रिया से कहा, रिया तुम टेंशन मत लो, कनिष्का बिल्कुल ठीक है। ये सुन कर के रिया ने विधि की तरफ देखा। विधि को फाइनली एहसास हुआ कि उसने क्या कहा था और उसने अपने शब्दों को ठीक करते हुए कहा, मेरा मतलब ये है कि मुझे पूरा यकीन है वो जहाँ भी होगी काफ़ी ठीक होगी। कनिष्का भले ही शांत और सीधी है, पर इसके साथ साथ वो काफ़ी समझदार भी है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तरह परेशान होने की ज़रूरत है। विधि ने अपने शब्दों से रिया के दर्द को कम करने की कोशिश करते हुए कहा। रिया ने जब विधि की बातें सुनी तो फाइनली उसके दिल में थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ और वो रिया के पास आ गई। रिया के पास आकर के उसने उसके कंधे को पकड़ते हुए अपने सर को टिका लिया और उसने रिया के बाहों को पकड़ करके उसके कंधे पर लेट गई। उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि कोई छोटा सा पपी अपने अपने ऑनर के प्यार का भूखा हो। उस समय पर रिया काफ़ी क्यूट तरीके से विधि से चिपकी हुई थी और वो चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। विधि को ये देख करके काफ़ी टस्ट महसूस हुआ और उसके मन में उसकी दबी हुई फीलिंग्स धीरे धीरे बाहर आने लगी। हालांकि विधि ये जानती थी कि वो जो सोच रही है वो कभी सच नहीं हो सकता, पर इसके बावजूद भी जब भी रिया उसके करीब जाती तो वो अपने फीलिंग्स को रोक नहीं पाती और उसे डर था कि कहीं किसी दिन उसके जज्बात उसके कंट्रोल से बाहर ना निकल जाएं। और यही सोच करके विधि रिया से दूरी बनाने की कोशिश करने लगी, पर रिया उस समय काफ़ी इमोशनल थी और उसने विधि के हाथ को नहीं छोड़ा, बल्कि वो उसे और चिपक गई और काफ़ी सैड लगते हुए विधि से कहा, विधि क्यों ना तुम आज यहीं रुक जाओ। ये सुन कर के विधि की धड़कनें तेज हो गईं और उसने हैरान लगते हुए रिया की तरफ देखा। फाइनली कुछ देर सोचने के बाद विधि ने अपने आप पर कंट्रोल किया और वो रिया से बोली, अब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? रिया ने पूछा। क्योंकि 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 भाई ऐसा नहीं करने देंगे, और अगर मैं घर पे नहीं रहूँगी तो मॉम डैड के साथ साथ भाई को भी मेरी टेंशन होगी, तो मैं नहीं चाहती कि वो लोग परेशान हों। ये सुन कर के रिया का चेहरा फिर से उतर गया और उसने आगे उससे यहाँ रुकने की कोई ज़बरदस्ती नहीं की और वो चुपचाप विधि का कहना मान गई। विधि ने जब ये देखा कि रिया आगे कुछ नहीं कह रही है तो उसे फाइनली थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ, पर अगले ही पल उसे इसी बात का दुख भी होने लगा कि वो रिया के साथ नहीं रुक सकती थी। उसे डर था कि कहीं रिया के साथ रुकने की वजह से वो अपना कंट्रोल न खो दे, और अगर कुछ ऐसा हुआ तो वो रिया को हमेशा के लिए खो देगी। और यही वजह थी कि विधि अपने ही अंदर अपनी फीलिंग्स और अपने जज्बातों से लड़ रही थी। विधि ने एक लंबी सांस ली और फिर खुद को संभालते हुए रिया से कहा, रिया तुम मुझ पे भरोसा करती हो ना? तो मेरी एक बात मानोगी? ये कहते हुए विधि ने हिचकिचाते हुए अपनी बात कही, एक बार कनिष्का से बात कर लो प्लीज़। ये सुनकर के रिया ने अपना सर उठाकर विधि की तरफ देखा और कुछ देर के बाद कहा, मैं भी चाहती हूँ कि उससे मिलूँ, पर ऐसे नहीं। इस बार मैं चाहती हूँ कि कनिष्का खुद आकर के मुझसे मिलने की कोशिश करे और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या वजह थी कि उसे यहाँ से इस तरीके से जाना पड़ा। रिया की बातें सुनने के बाद विधि ने उसे कुछ भी नहीं कहा और वो चुपचाप ऐसे ही बैठी रही। रिया फिर से उसके कंधे पे सर रख कर के बैठ गई। कपूर हाउस, 6 o'clock।
निया अपनी उंगलियों में कार की चाबी पकड़े गुनगुनाते हुए कार की तरफ बढ़ रही थी और वो काफ़ी खुश लगते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। पर इससे पहले कि वो अपनी कार को स्टार्ट कर पाती, उसने देखा कि कोई और भी फ्रंट सीट पर आकर के बैठ गया और उसने अपनी नज़रें घुमाकर उस इंसान को देखा। तुम फिर से आ गई। आखिर तुम इस बार क्या करने की सोच रही हो? निया ने दांत पीसते हुए कनिष्का से कहा। क्या तुम्हारे पास मुझे परेशान करने के अलावा कोई और काम नहीं है? ये सुनकर के फाइनली कनिष्का ने कहा, अब से मेरा यही काम है। ये सुनकर के निया चौंक गई और उसने झिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हारा मतलब है कि मुझे परेशान करना ही तुम्हारा काम है? ये सुनकर के कनिष्का ने मन ही मन में कहा, क्या कभी ये लड़की फालतू बातों के अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ों पर भी फोकस कर सकती है? स्टूपिड, कनिष्का ने मन ही मन में कहा। निया अब भी उसके बोलने का इंतज़ार कर रही थी, पर कनिष्का ने एक शब्द भी नहीं कहा। निया ने फिर से झिल्लाते हुए कहा, मैंने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें दिखता नहीं मैं चुपचाप बैठी हूँ, कनिष्का ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहा। ये देख करके निया और चिल्ला गई, वो तो मुझे भी दिख रहा है कि तुम यहाँ बैठी हो, पर मेरा मतलब ये है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम बेवकूफ़ हो? मैंने अभी अभी तो कहा कि मैं यहाँ बैठी हूँ। आह! क्या तुम कभी सीधे मुंह बात नहीं कर सकती? क्या तुम कभी अपने आप को बदल नहीं सकती? क्या मतलब है तुम्हारा? निया ने फिर से कहा। देखो, जो भी हो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अभी के अभी बाहर निकलो। मुझे एक सेकंड भी तुम्हारे साथ नहीं रहना। चलो फटाफट मेरी कार से उतरो, निया ने झिल्लाते हुए कहा। ये सुनकर के कनिष्का अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली और वो बिना किसी एक्सप्रेशंस के अपने सामने देखती रही। कनिष्का का ऐसा बिहेवियर देख करके निया ने चिल्लाते हुए मन ही मन में कहा, आखिर इस लड़की के साथ डील करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या ये लड़की अपनी बातें कभी सीधे तरीके से नहीं समझा सकती? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये इंसान है या मशीन। ऐसा लगता है कि किसी ने इसके अंदर एक फिक्स डाटा डाल दिया हो और इसका हर बार जवाब वही सेम होता है। निया को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी पागल होने वाली थी और फाइनली उसने अपने आप को काम रखने की कोशिश करते हुए कहा, देखो, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई हो? ये सुनकर के फाइनली कनिष्का ने उसकी तरफ देखा और कहा, अब तुमने सही क्वेश्चन किया है। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट हूँ और जहाँ तुम वहाँ मैं। ये सुनकर के निया हैरान रह गई, पर्सनल असिस्टेंट? ये कब हुआ? मैं तुम्हारे पीछे अब और एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकती। अगर तुम्हें कुछ भी जानना है तो तुम्हें जा कर के अपने दादाजी से बात करनी चाहिए, निया ने फिर से बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहा। निया ने कनिष्का की बातें सुन कर के उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझती हो? इस पर कनिष्का ने कहा, इसमें समझने की क्या बात है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोलती हो? निया ने फिर से कहा। मुझे तो लगता था कि मैं काफ़ी कम बोलती हूँ। आह, तुमसे बात करना इम्पॉसिबल है। मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक़ नहीं। ओफो, ये लड़की इतनी टफ क्यों है? निया ने मन ही मन में कहा और वो वहाँ से और ज़्यादा अपना दिमाग ख़राब नहीं करना चाहती थी, तो उसने फाइनली कहा, ठीक है, चुप हो जाओ, मैं ये बात जाकर के दादाजी से खुद कंफर्म करके आती हूँ और मुझे पक्का पता है कि मेरी बात सुनने के बाद वो ज़रूर तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल के फेंक देंगे। ये कह करके निया चिल्लाते हुए दादाजी के पास गई। दादाजी उस वक्त दादी माँ के साथ गार्डन में बैठ कर के चाय पी रहे थे और जब उन्होंने अपनी पोती को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो फाइनली समझ गए कि आखिर उनकी पोती उनके पास क्यों आ रही है। निया उनके पास आई
और उसने दादाजी से कहा, दादाजी ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? दादाजी ने पूछा। दादाजी देखिए, आप अनजान बनने की बिल्कुल कोशिश मत करिए। मुझे पता है कि आप सब कुछ जानते हैं, पर इसके बावजूद भी आप नासमझ बनने की कोशिश कर रहे हैं। निया की ऐसी बातें सुनने के बाद दादाजी फाइनली गंभीर हो गए और उन्होंने निया से कहा, निया बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करती, पर तुम्हें ये बात समझनी होगी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं तुम्हें अभी खुलकर नहीं बता सकता, पर वक्त आने के साथ साथ मैं तुम्हें वो सारी बातें समझा दूँगा और बता दूँगा। और मैं ये जानता हूँ कि उस वक्त तुम्हें मेरा ये फ़ैसला काफ़ी सही लगेगा। तो मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे इस फ़ैसले की कद्र करो और मैंने जैसा कहा है वैसा होने दो। दादाजी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, और असिस्टेंट, मैं क्या कोई सेलिब्रिटी हूँ या फिर कोई बिजनेस वूमन हूँ जो मुझे असिस्टेंट की ज़रूरत है? दादाजी, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, मुझे उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप उसे हटा दीजिए, मैं उसे 1 मिनट भी टॉलरेट नहीं कर सकती। रिक्वेस्ट करते हुए निया ने दादाजी से अपनी बात जारी रखी और उसने आगे कहते हुए अपना मुंह खोला, पर इससे पहले कि वो अपनी बातें पूरी कर पाती, दादाजी ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, निया बेटा, मैंने आज तक तुम्हारी सारी जिद पूरी की है, पर इस बार मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा और तुम्हें इस बार मेरे फैसले पे अमल करना ही होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से तुम और हम दोनों इस मुसीबत में फंस जाएं। तो फाइनली जैसा हो रहा है उसे होने दो, और तुम इस बात को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। दादाजी ने काम लगते हुए कहा। दादाजी की बात सुनकर निया उनसे 1% भी कन्विंस नहीं लग रही थी और उसने फाइनली एक और कोशिश करते हुए कहा, दादाजी, आप अच्छे से जानते हैं कि मैं उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो इसके बावजूद भी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? और मैं इस मैटर पे और बहस नहीं चाहता, तुम यहाँ से जा सकती हो, दादाजी ने कठोर लगते हुए कहा। ये सुन कर के निया चौंक गई और उसका मन गुस्से से भरने लगा, पर उसने अपने गुस्से पे कंट्रोल रखते हुए दादी माँ की तरफ देखा। दादी माँ ने जब उसकी आंखों को देखा तो उन्होंने भी अपनी आंखों से इशारा कर दिया। दादी माँ के इशारे को देख कर के निया समझ गई कि दादी माँ भी इस मैटर में उसकी कोई मदद नहीं करेंगी, और उन्हें देख कर के ऐसा लग रहा था कि वो इस बार दादाजी के साथ हैं। फाइनली रिया को फील हो गया कि अब उसकी मदद कोई नहीं कर सकता, और उसकी आंखों में लाचारी छा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो किससे रिक्वेस्ट करे। निया और कुछ कहना चाहती थी, पर उसने दादाजी के कठोर व्यवहार को देखकर कुछ भी कहना उचित नहीं समझा और पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। निया का मूड काफ़ी ख़राब हो चुका था, इसलिए उसने बाहर जाना ठीक नहीं समझा और वो सीधा अपने रूम में आ गई। रूम में आते ही निया का गुस्सा धीरे धीरे उभरने लगा और वो अपने मन की बड़बड़ाहट को रोक नहीं पा रही थी और वो गुस्से में इधर उधर घूमने लगी। निया खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, क्या दादाजी को लगता है कि मैं अभी भी एक बच्ची हूँ, या मैं अपना ध्यान नहीं रख सकती? आखिर वो उस लड़की को मेरे साथ कैसे भेज सकते हैं? मैं उसे 1 मिनट तक बर्दाश्त नहीं कर सकती, और दादाजी चाहते हैं कि मैं उसको 24 आवर्स तक अपने साथ रखूं। नो वे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। पर आखिर मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? कुछ तो करना होगा मुझे। उस लड़की को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। हालांकि मैं उसे कपूर हाउस में इसलिए लेकर आई थी कि उसे सबक सिखा सकूं, पर आज के दिन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मेरी चाल मुझे ही उल्टी पड़ गई। ये लड़की आज मुझे टॉर्चर करने लगी है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस प्रॉब्लम से कैसे निकलूं।
ये कहते हुए निया इधर उधर घूमे जा रही थी और मन ही मन अपनी भड़ास निकाल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में वो क्या करे, और उसने अपनी बातों को जारी रखते हुए खुद से ही कहा, उस लड़की से जब भी मैं बातें करती हूँ तो उसकी ये रोबोट जैसी बातें मुझे इरिटेट करने लगती हैं, और उसकी बातें वो कितनी अजीब होती हैं। जब भी उससे कुछ पूछने की कोशिश करो या कुछ जानने की कोशिश करो तो उसके मुंह से बस कुछ शब्द निकलते हैं, हाँ, नहीं, ओके, ठीक है। आह, भला ऐसे कोई कैसे बातें कर सकता है? क्या वो इंसान नहीं है? उसे तो ऐसा देख करके लगता है कि जैसे उसके दिल में कोई फीलिंग्स ही नहीं है। अ, पत्थर है वो, पत्थर। मैं उसके साथ कैसे कब कोऑपरेट करूँगी? ये कह करके निया को देखकर ऐसा लगता है कि वो पागल ही हो जाएगी, और वो इधर से उधर अभी भी परेशानी भरे एक्सप्रेशंस के साथ घूम रही होती है। काफ़ी देर तक खुद से ही बातें करने के बाद निया फाइनली थक हार करके जाकर बेड पर बैठ गई, और उसने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। पर कुछ देर के बाद जैसे ही उसे ये महसूस हुआ कि उसका हाथ उसी जगह पर है जहाँ पर कल कनिष्का ने उसे हल्का सा मारा था, तो वो अपने ख्यालों में खो गई, और इस वक्त पर उसके चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे गायब होने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे उस पल की याद आने लगी जब कनिष्का उसके सामने थी और वो उसके होठों के बिल्कुल करीब थी। निया के दिमाग में कनिष्का का चेहरा बिल्कुल साफ साफ आने लगा, पर इस वक्त जो इमेज उसके मन में थी वो कुछ देर पहले की इमेज से काफ़ी डिफरेंट थी। कनिष्का के चेहरे के बारे में सोचते हुए निया के चेहरे का गुस्सा गायब हो गया, और उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि कब उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। कनिष्का अभी भी अपने ख़यालों में ही थी, और जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसके ख़याल और गहरे होते गए। निया को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कब उसका गुस्सा बिल्कुल ख़त्म हो गया, और धीरे धीरे निया के मन में एक अजीब सी फीलिंग्स उठने लगी। इस समय पर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी, और उसके मन में कल रात के वो सारे सीन याद आ रहे थे जिस पर कनिष्का उसके बिल्कुल करीब थी, बिल्कुल करीब। निया के मन में जो फीलिंग्स उठ रही थी वो फाइनली अब अपने परवान चढ़ने लगी, और उसके मन में एक झंझनाहट सी उठने लगी। निया की सांसें तेज होने लगी, और वो अपने तकिया को पकड़ करके पीछे लेट गई। निया सोचते सोचते बेड पर ही सो गई, और उसे पता ही नहीं चला कि कब शाम से रात हो गई। इधर कनिष्का जब अपने रूम में आई तो उसने देखा कि वहाँ पे उसका एक भी सामान नहीं था। ये देख कर के वो थोड़ी हैरान हो गई, और वो सोचने लगी कि आखिर यहाँ क्या हुआ है। पर इससे पहले कि वो अपना दिमाग दौड़ाती, पीछे से एक सर्वेंट आया और उसने धीरे से कहा, आपका सामान ऊपर के कमरे में शिफ्ट किया गया है। ये सुन कर के कनिष्का थोड़ा सा चौंक गई, और उसने कंफर्म करते हुए कहा, ऊपर के कमरे में? लेकिन क्यों? मैं नहीं जानता, पर मिस्टर कपूर ने ऐसा करने के लिए कहा था। ओह, तो ये मिस्टर कपूर ने करवाया है। कनिष्का को जैसे ही इस बात का ध्यान आया तो वो समझ गई कि वो चाहते हैं कि मैं उनके पोती के पास रहूं। कनिष्का उस नौकर के साथ अपने रूम में गई, और वहाँ जा कर के उसने देखा उसका नया रूम भी पहले के जैसा ही था, उसमें कोई बदलाव नहीं था, और उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। वो चुपचाप अपने कमरे में चेयर पर जाकर बैठ गई और एक बुक उठाकर पढ़ने लगी। धीरे धीरे डिनर का टाइम हो गया, पर निया डिनर पर नहीं आई। ये देख करके मिस्टर कपूर को थोड़ा उसकी टेंशन होने लगी, और उन्होंने फाइनली एक नौकर को उसको बुलाने के लिए भेजा।
कुछ देर के बाद वो सर्वेंट वापस आया और उसने मिस्टर कपूर को बताया कि निया मैडम सो रही हैं। ये सुनकर के मिस्टर कपूर को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। सो रही हैं? निया के बिना टाइम के सोने की खबर सुनकर के उन्हें थोड़ा अजीब लगा और उन्होंने उसे कंफर्म करने के लिए खुद वहाँ जाने का डिसाइड किया। पर अगले ही पल वो वहीं रुक गए और उन्होंने सोचा, अगर इस बार मैं उसके पास जाऊंगा तो वो फिर से अपनी जिद पे अड़ जाएगी। इससे अच्छा है कि मैं उसे वही करने दूँ जो वो करना चाहती है, और कुछ देर जिद करने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात ज़रूर मान जाएगी। ये सोचते हुए कपूर साहब अपनी टेबल पे बैठ गए और वो बाकी लोगों के साथ डिनर करने लगे। फाइनली निया की आंखें करीब रात के 12 बजे खुली और जब वो उठी तो उसके पेट में एक अजीब सी हलचल मचने लगी। हाँ, वो भूख की हलचल थी। उसे ध्यान आया कि उसने डिनर तो किया ही नहीं और वो भूख के मारे उठ कर के बैठ गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपने रूम का गेट खोला और बाहर आई और देखा कि सब कुछ शांत हो चुका था। घर के सारे नौकर जा चुके थे और पूरी लाइट ऑफ थी। फाइनली उसने किचन में जा कर के कुछ खाने का इरादा किया और वो किचन की तरफ बढ़ गई। धीरे धीरे किचन में जाने के बाद जब उसने वहाँ चेक किया तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो हैरान रह गई, ऐसा कैसे हो सकता है? भला यहाँ पर खाने की सारी चीज़ें कैसे गायब हो सकती हैं? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसके पेट की हलचल अब बढ़ती जा रही थी। वो धीरे धीरे सोचने लगी कि अब वो क्या करे। वो अपना सर पकड़े किचन में खड़ी थी और सोच ही रही थी कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि कुकिंग तो उसे आती ही नहीं है। अपनी पूरी लाइफ में उसने एक चाकू तक नहीं पकड़ा है, तो वो कुछ बनाएगी कैसे? ये सोच करके निया निराश लगने लगी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी भूख कैसे शांत करे। तभी उसके मन में एक ख्याल आया और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वो किचन से निकलकर वो सीधा कनिष्का के रूम में गई और उसने दरवाज़ा नॉक करते हुए अंदर झांकने की कोशिश करी। रूम की लाइट अभी भी जल रही थी। उसने जब अंदर झांक कर के देखा तो कनिष्का अभी बैठ कर के बुक्स पढ़ रही थी। ये देख कर के उसको फाइनली रिलीफ महसूस हुआ और मन ही मन में उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया जन्म लेने लगा। उसने मन ही मन में कहा, इसको मेरा असिस्टेंट बनने का काफ़ी शौक़ है, आज मैं इसका ये भूत उतार कर ही रहूँगी। ये सोच कर के निया ने रूम का दरवाज़ा खोला और वो जाकर कनिष्का के पास खड़ी हो गई। कनिष्का ने जब इतनी रात को निया को अपने सामने देखा तो वो थोड़ा सा चौंक गई, पर उसके चेहरे पर उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। उसने अपने पहले ही जैसे अंदाज में उस लड़की की तरफ देखा और एक शब्द भी नहीं कहा। निया ने फाइनली अकड़ते हुए कहा, तो तुम मेरी असिस्टेंट हो, राइट? ये सुनकर भी कनिष्का चुप रही और उसकी नज़रें अभी भी अपने बुक पर थी। उसने निया की तरफ देखना ज़रूरी भी नहीं समझा और ये देख कर के निया फिर से एक बार थोड़ा परेशान लगने लगी, पर फाइनली उसने खुद को संभाल लिया। अब चूँकि उसे भूख भी लगी थी और काफ़ी रात भी हो गई थी, तो उसने अपनी बातों को काफ़ी आराम से कंटिन्यू करते हुए कहा, मुझे भूख लगी है, तो मैं क्या करूं? तुम तो काफ़ी समझदार हो ना, तो फिर तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ये सुन कर के कनिष्का ने अपनी भौं उठा कर के निया की तरफ देखा और वो चुपचाप उसके इरादों को समझने की कोशिश करने लगी। कनिष्का को पता था कि आखिर निया का क्या मतलब है, फिर भी उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया।
तुमने ही तो बड़ी शान से कहा था कि तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो, तो इस तरीके से मेरा ध्यान रखना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। और मुझे अभी नूडल्स खाना है, तो चलो बिना किसी देरी के शुरू हो जाओ। ये सुन कर के कनिष्का ने अपनी छोटी छोटी आंखों से निया को घूरते हुए देखा। कनिष्का ने अपनी बुक बंद कर दी और वो उसे टेबल पर रख कर के फाइनली खड़ी हो गई। कनिष्का को अपने सामने ऐसे अचानक से खड़ा होते देख निया एक कदम पीछे हट गई और वो कनिष्का की तरफ घूर के देखने लगी। उसे अचानक से अपने अंदर इनसिक्योर महसूस हुआ और वो एक खरगोश की तरफ बार बार अपनी पलकें झपकाने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब ये लड़की क्या करने वाली है। तो गाइस, कल देखते हैं कि कनिष्का आगे क्या करती है। वो उसे नूडल्स बना कर देती है या कोई दूसरा ऑप्शन यूज करती है, इसके बारे में हम जानेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय।